Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are good and I am also good, alhamdulillah. Today my lecture is about the chemistry. ठीक है. केमिस्ट्री में हम जो है वो रीड आउट करेंगे. आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है. जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे हैं फार्मूलाज के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला को. अब टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. आपको इससे पता चल रहा होगा कि मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला है हम इसमें वो डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. मैंने आपको पहले भी बताया था एटम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं. तो ज़्यादा एटम की कम्बिनेशन जब होगी तो मॉलिक्यूल्स बनेगा. ठीक है. These molecules are represented by the molecular formula that shows actual number of atoms of each element present in the molecule of that compound. जो हमारे पास molecules हैं हम उसको represent कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला से. और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. एक कंपाउंड के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स से जो है वो मिलकर बनता है हमारे पास एक एलिमेंट. उस एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, वो मिलाकर हमारे पास बनता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. हम फार्मूलाज को आगे डिस्कस करेंगे तो आपका ये पॉइंट, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन आए, यू हैव टू राइट दिस: एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड. नेक्स्ट जो है पॉइंट वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिराइव किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला से. जैसे कल हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स एंड द एम्पिरिकल फार्मूला. ठीक है. इसमें हमारे पास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू आयोनिक कंपाउंड. जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वही जो है उनका एम्पिरिकल फार्मूला होता है. इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला को अभी आप एम्पिरिकल फार्मूला से ही डिराइव करते हो. यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड है उसका हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है. उसी एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं. वो कैसे? इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला राउंड ब्रैकेट्स n. ठीक है. जहाँ पे n का मतलब होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू होगी. ठीक है. ये अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे निकालना है. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन C6H6. ठीक है. ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है बेसिकली. ठीक है. इसमें क्या होगा, आप डिराइव, जैसे इसे आप लोग डिराइव कर सकते हो. सॉरी, एम्पेरिकल फार्मूला आपका ऐसे बनेगा कि आप डिराइव कर सकते हो C6H6 से. कैसे? 6 और 6 क्या होंगे? आप 6 के ही टेबल से उन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6 एंड H 6 1 जा 6. तो 1 1 तो यू नेवर मेंशन 1 इन द फॉर्मूलाज, तो C और H आ जाएगा क्योंकि 6 6 जो है वो कट गए, 1 1 बच रहा था. ठीक है. वेयर द वैल्यू ऑफ n इज 6. इसमें हम लोगों को फॉर्मूले में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ एक n लिखा हुआ था. उस n का मतलब होता है कि जो एक हमारे पास फिगर था जिससे डिवाइड हुए हैं दोनों डिजिट्स, वो कौन सा डिजिट है? और वो है 6. क्योंकि C6H6 आपने इसको दोनों 6 को डिवाइड किससे किया है? 6 से. तो 6 1 जा 6 हुआ और 6 1 जा 6 हुआ. तो वो डिजिट जिससे डिवाइड होके हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है वो होता है n. और आपने इसी फॉर्मूले में उस n को जो है वो पुट कर देना है. ठीक है. यानी कि ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमने इस एग्जांपल में लगाना हो तो कैसे लगेगा? C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH, और आपने राउंड ब्रैकेट से n क्या है हमारे पास? 6. तो आपने 6 राइट कर देना है. ठीक है. ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. The next point is the molecular formula of compound may be same or the multiple of empirical formula. कभी कभार जो है वो सेम भी होता है. ठीक है. हमारे पास molecular formula, लेकिन कभी कभार जो है वो मल्टीपल जो है फॉर्मूलाज होने की वजह से हमारा जो है वो फॉर्मूला जो है वो भी जो है वो मल्टीपल हो जाता है. हम यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं और उनके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं. वो कौन कौन से हैं कंपाउंड्स? हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2. ये हमारे पास उसका बेसिक फॉर्मूला है H2O2. बेंजीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? C6H6. ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है? यू कैन टेक द एज द रेशो फिगर्स एंड यू कैन राइट जस्ट एज इट इज. अगर आप लोग इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपको रेशोज बनाकर नहीं लिखने तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. जैसे H2O2 है तो इसमें अगर हमने
डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि ये 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 1 2 2 1 2 2, तो 2 भी कट गए दोनों, तो दैट्स वाई वी राइट HO, क्योंकि 1 1 तो हम मेंशन नहीं करते। C6 H6 में भी सेम एग्जांपल, 6 6 कट हो गए तो 1 1 वी नेवर राइट, तो CH आ जाएगा। और अब हम डिस्कस करते हैं C6 H12 O6 को, तो इसमें क्या होगा, 6 1 6 हो जाएगा, 6 2 12 और 6 1 6, तो इसमें CH2O6 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसकी एग्जांपल्स एंड हाउ इट इज़ रिलेटेबल विद द एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास को। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एटॉमिक मैसेज हैं ऑफ ऑल द एटम्स, एटॉमिक मैसेज को हम मास नंबर भी कहते हैं। तो जो हमारे पास, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मास नंबर, जो हमारे पास उन मास नंबर का सम होगा ना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है और हर एटम का हमारे पास एक मास नंबर है। तो हम उस हर मास नंबर को जब प्लस कर लेंगे, वो हमारे पास बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और इट्स मॉलिक्यूलर मास। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है हमारे पास क्लोरीन का है 71.0 AMU। ठीक है, ये हमारे पास कंफर्म चीज़ है कि क्लोरीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो आया है वो है 71 AMU। ठीक है, और अगर हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो है 18 AMU। ठीक है, क्लोरीन और वाटर दोनों का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है इससे। ठीक है, एंड डेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास होगा CO2 विच इज़ 44 AMU। ठीक है, अब ये 3 मॉलिक्यूलर मैसेज हैं। ठीक है, उनने हमें बता दिए मैसेज, पहले से मेंशन कर दिए कि क्लोरीन का ये है, वाटर का 18 AMU है एंड डेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 AMU। अब हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल जो है वो देखनी है। इस एग्जांपल में क्या है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है कि आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे मिलेगा, atomic mass of hydrogen which is 1 AMU, atomic mass of nitrogen which is 14 AMU and atomic mass of oxygen which is 16 AMU। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का पहले मॉलिक्यूलर मास पुट करेंगे, एटॉमिक मास पुट करेंगे, फिर हम लोग नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पुट करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग जैसे ऑक्सीजन के साथ 3 है तो जो 3 होगा वो बाहर आ जाएगा। हम लोगों ने n नंबर्स पढ़े थे मॉलिक्यूलर फार्मूला में, आपने उसका n जो है वो हमेशा मेंशन करना है। हाइड्रोजन में जो है वो कितने नंबर्स ऑफ n है, 1, नाइट्रोजन में 1 और ऑक्सीजन के साथ 3 है तो यू हैव टू मेंशन 3। ठीक है, और 1 आ जाएगा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसका 14 ही रहेगा क्योंकि यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 विद 1, तो 14 1s are 14 एंड एटॉमिक मास ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है 16, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 16 विद नंबर ऑफ n विच इज़ 3। 1 + 14 + 16 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 एंड व्हेन यू ऐड ऑल द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम्स तो हमारे पास 16 AMU आ जाएगा। 16 AMU क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली अभी हमने इस पूरी एग्जांपल में ही इसकी डेफिनेशन कवर हो रही है। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज, जो हमने एटॉमिक मैसेज दिए उनका सम जो कि सारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपने नंबर ऑफ n जो लिखे हैं वो सारे एटम्स जो नंबर्स थे उनके वो लिखे हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद इट, तो जो उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास वो होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम एंड सल्फेट। अब हम फार्मूला मास को जो है वो कैलकुलेट करने लगे हैं। एटॉमिक मास हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारे पास, जब भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करने, यू हैव टू राइट द डाटा फर्स्ट। तो आपने एटॉमिक मास K2SO4 है तो K का आपने एटॉमिक मास 39 AMU लिख लेना है। नेक्स्ट है S का आपने AMU लिख लेना है एटॉमिक मास, and then you have to write the atomic mass of oxygen which is 16 AMU. ठीक है, then you have to write the formula unit which is what is the formula unit basically। formula unit हम लोगों ने निकालना है K2SO4 राइट। तो अब ये हमारे पास formula unit है। अब हमने इसी formula unit का formula mass निकालना है which will comes with the same formula जो हमारे पास molecular formula था
मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड होल ब्रैकेट्स विद n, इसमें भी ऐसे ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल्स टू फार्मूला यूनिट। यहाँ पे हम लोग जब फार्मूला मैथ्स निकालना होता है तो वहाँ पे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं फार्मूला यूनिट को, ठीक है। फार्मूला यूनिट इज इक्वल्स टू फार्मूला मैथ्स इज इक्वल्स टू फार्मूला यूनिट। तो आपने फार्मूला यूनिट का फार्मूला पुट कर देना है एंड विद कवर द ब्रैकेट यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ एटम्स। के में हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 लिखा है एंड देन राइट द एटॉमिक मास, एंड देन एस का हमारे पास 1 है, देन यू राइट द एटॉमिक मास ऑफ एस, एंड देन ऑक्सीजन में 4 है, देन वी राइट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड देन यू कैलकुलेट दिस। तो हमारे पास 174 AMU आ गया रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड द फार्मूला यूनिट। हमारे पास रिलेशनशिप हमें चाहिए एम्पिरिकल एंड फार्मूला यूनिट का। इसमें हमेशा जब रिलेशनशिप की भी बात हुई, इट्स मीन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड सम टेक कॉमन पॉइंट्स। रिलेशन बताना है तो हैव टू टेक कॉमन पॉइंट्स। तो ये हमने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें, और टुडेज़ लेक्चर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड द फार्मूला यूनिट। तो आपने उनकी डेफिनेशंस राइट करनी है एंड टेक सम कॉमन पॉइंट्स फ्रॉम द डेफिनेशंस और फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव टू राइट इन इट with examples. Always write the definitions with example. Next question है how can you differentiate between the molecular formula and the empirical formula. अब उन्होंने कहा है कि आपको डिफरेंस बताना है एंड एज आई टोल्ड यू कि हमेशा डिफरेंस बताते हैं सेंटर में लाइन लगा के। वन साइड पे यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द राइट एम्पिरिकल फार्मूला ऑन द अदर साइड विद एग्जांपल्स। आपने डेफिनेशन लिखनी है दोनों की एंड इफ़ यू नो एनी पॉइंट ऑफ देम यू कैन राइट हियर, ठीक है। अगर तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए डेफिनेशन एंड एग्जांपल आर इनफ, बट इफ इट्स अबाउट द 4 marks or more than 4 then you have to write the definitions with complete explanation and with complete description of examples too, ठीक है। next identify the following formulas or the unit molecular formula। आपने इसमें बताना है कौन से formulas and कौन से unit for molecular formula unit है। उसके लिए what you have to do, आपको जो है इनके आपने निकालने हैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ठीक है। उसी फार्मूला को पुट करके जो था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला और होल ब्रैकेट कवर विद n। आपने उसी फार्मूला से इनके फार्मूला मैथ्स निकाल लेने हैं विच इज़ वेरी इजी। ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो भी आपने एग्जाम्पल से देखा। इफ़ यू फॉरगेट हाउ टू डू इट यू कैन गो ऑन माई एग्जाम्पल विच इज़ 1.3, सो यू कैन कवर दिस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ आयंस। आयंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम साथ साथ रिवाइज़ किया करेंगे, इट विल बी ईजी फॉर अस ना। आप कंटेंट्स बना सकते हैं और कंटेंट्स बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट्स में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, उसकी फार्मूला को पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स को पढ़ा, और हमने ये बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होता है। एंड देन वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजीन एंड ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। हम कैसे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास निकाल सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। देन वी गो टूवर्ड्स द टेस्ट योर सेल्फ, जिसमें हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप बताना है एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट का, विच यू कैन डिस्क्राइब विद द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। डिफ्रेंशिएट करना होता है, यू मस्ट हैव टू लाइन, जो हमने अब करना है सेकंड क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में यू हैव टू राइट डेफिनेशन एंड एग्जांपल। एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला यूनिट, और वो आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है। We're done with the molecular formula and its derivations, ठीक है। next topic is about ions। आयन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास आयन है एक एटम होता है और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि मिलके हमारे पास एक आयन बनाते हैं और उनके ऊपर एक चार्ज होता है, दे कैरी चार्ज ऑन इट, ठीक है। जो हमने पीछे एक रेडिकल्स की बात की थी, अब हम रेडिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आयन का ये मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, यहाँ एक सिंगल एटम है, उसके ऊपर एक चार्ज है, ठीक है। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस की डेफिनेशन हो गई एंड देन टेक द टाइप्स। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए यू मस्ट हैव टू नो कि उसके अंदर डेफिनेशंस थी, उसके अंदर एग्जांपल्स थी, और अगर उसकी टाइप्स भी हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जस्ट सिंपल डिफाइन आयंस एंड give me examples, तो you must have to mention the types too,
डोंट डिस्क्राइब द टाइप्स बट राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स। तो हमारे पास टाइप्स कौन सी हैं, केटाइंस एंड अनाइंस। अब हम वन बाय वन केटाइंस और अनाइंस को भी डिस्कस करते हैं। केटाइंस क्या होते हैं हमारे पास, C फॉर केटाइंस, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि बहुत से एटम्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत से एटम्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव कैसे आता है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, यानी कि किसी और एटम को दे देते हैं जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हो, लेकिन उसको 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए किसी भी, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और एटम को दे देता है और वो डोनर बन जाता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वो एलिमेंट जो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन उसको 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो जो है वो रेसिपिएंट बन जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह हम लोगों ने केटाइंस को पढ़ना है। केटाइंस क्या होता है, इट बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिस्कस करें एग्जांपल्स को, सोडियम पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव, इसका ये मतलब है कि इनके अंदर आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इन तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन था और उन्होंने अपना जो इलेक्ट्रॉन है किसी और एटम को दे दिया एंड देन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, आर केटाइंस। ठीक है, एटम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन केटाइन कैसे बना, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी और एटम को। सोडियम का भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया। कैल्शियम है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया। एज आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में से 1 है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। आउटरमोस्ट शेल में अगर 1, 2 और 3 इन तीनों नंबर्स में से कोई भी है, सो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बिकम अ डोनर एंड कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अनाइन है। अनाइन में क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट्स कॉल्ड अनाइन। अनाइन क्या होता है, बेसिकली फॉर्म बाय गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है यानी कि किसी और से ले लेता है और रेसिपिएंट बन जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसने किसी और एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जब उसने लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसी तरह ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो उसने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। सपोज उसने कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, और वो 2 नेगेटिव बन गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में जितने डिफरेंसेस, जितने रिलेशनशिप्स हैं और जितनी इक्वेशंस हैं, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जितने हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं और डेरिवेशंस हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, एटम को अगर डिस्कस करें तो इसमें है इट इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर आयन को डिस्कस करें ये हमारे पास सिंपलेस्ट यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। और इसी तरह अगर हम लोग आयन को डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इट कैन नॉट exist independently and it is surrounded by oppositely charged ions. Next is it is electrically neutral and आयन की बात करें तो इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, नाइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, जबकि एटम जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम और आयन के दरमियान हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, नाउ we have to discuss the definition first. When a molecule loses or gain an electron, जैसे अभी हम लोगों ने केटाइंस और एनाइंस में बात की थी कि कुछ जो है वो एटम्स हैं वो they carry positive charge just to gain electrons and some lose electron and they carry a positive charge, and when they gain electrons it carry the negative charge. सो इसको हम लोगों ने कैरी और लूज इलेक्ट्रॉन्स का जो फिनोमेना उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं बेसिकली जो कैरी करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को। मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज़ अ स्पीशीज़ हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं। इट कैन बी केटियोनिक मॉलिक्यूलर आयन, केटियोनिक भी हो सकता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और केटाइन भी बन सकता है इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एनियोनिक मॉलिक्यूलर आयंस भी बन सकते हैं इफ़ दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कैसे आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। अमोनिया है, हीलियम है और नाइट्रोजन है। हीलियम में उन्होंने +4 लिखा हुआ है विच इज़ द केटियोनिक मॉलिक्यूलर आयन। He में पॉजिटिव है, पॉजिटिव से आपको पता चल रहा होगा ये भी केटाइन है। Na2+ से भी पता चल रहा होगा कि ये भी केटाइन है बिकॉज दे ऑल कैरी पॉजिटिव चार्जेस। हमारे पास जब गैसेस की बात करें, व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स,
जब गैसेस जो है वो टकराती हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और वो किस शेप में पड़े होंगे, किसी डिस्चार्ज ट्यूब में पड़े होंगे, देन दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आइंस, फिर वो हमें क्या देंगे, मॉलिक्यूलर आइंस देंगे। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आइंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल हमारे पास होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़। हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हो रहा है और वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ परफॉर्म करें, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन में कैटायनिक मॉलिक्यूलर एनियनिक मॉलिक्यूलर आयंस आ जाएंगे, या तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स में। और हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन में क्या होगा, आयोनाइजेशन होती है मॉलिक्यूल की, आयोनाइजेशन होगी तभी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, एक स्टेबल यूनिट होता है। मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ अ स्टेबल यूनिट। और मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास होता है एक रिएक्टिव स्पीशी। मॉलिक्यूलर आयन क्या है, एक रिएक्टिव स्पीशी। रिएक्टिव स्पीशी कैसे होगी, अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा या नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और वो एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था मॉलिक्यूलर आयन जो हमने डिस्कस कर लिया, और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान जो है वो हम लोगों ने जो है इसका डिफरेंस वो भी फाइंड आउट कर लिया है। टॉपिक है हमारे पास फ्री रेडिकल्स। जैसे हमने मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस किया है, उसी तरह अब हम लोग फ्री रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल्स में बेसिकली क्या होते हैं, इसकी हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच पोजेसिंग द odd number of unpaired electrons. It consists of the odd number of unpaired electrons. ये हम लोग further example से discuss करते हैं। ये इसकी definition है and you have to write the definition same as it is. ठीक है, free radicals are atoms of group of atoms which possessing the odd numbers of unpaired electrons. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल। कोई भी सिंबल होगा, आपने उसके ऊपर डॉट उसका रिप्रेजेंट करेगा कि वो है रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ है वो डिस्कस करने लगेंगे। फ्री रेडिकल्स दीज आर जनरेटेड बाय होमोलिटिक इक्वल ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे ऑब्जर्व हीट और लाइट एनर्जी। जब ये जनरेट होते हैं हमारे पास, इनमें बेसिकली हमारे पास होमोलिटिक ब्रेकेज बन जाता है बॉन्ड का। होमोलिटिक ब्रेकेज जो है वो किसे कहते हैं, होमोलिटिक ब्रेकेज बेसिकली क्या होता है कि एक ब्रेकिंग डाउन होती है कोवलेंट बॉन्ड की, लाइक इन सच अ वे दैट ईच फ्रेगमेंट गेट्स वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। होमोलिटिक जो है वो ग्रीक वर्ड है और इसका ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, होमियोस और लूजनिंग से। होमियोस मीन्स इक्वल एंड लीसिस मीन्स लूजनिंग। तो जो हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, इट कम्स इनटू द स्प्लिटिंग ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक भी होता है और हेट्रोलिटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ होमोलिटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। The next point which we are discussing in the free radical is that free radical is extremely reactive species. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, और इनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकती हैं। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, जो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसको कंप्लीट करते हैं बाय टेकिंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव आइंस। Most of the universe exists in the form of plasma. It is the fourth state of matter. Both the cationic and anionic molecular ions are present in it. ये एक एक बॉक्स है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और प्लाज्मा हमारे पास 4 स्टेट ऑफ मैटर होता है। तो इसी तरह अगर हम एनियनिक और कैटियोनिक मॉलिक्यूलर आयंस की बात करें तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो भी गेन और लूजनिंग वाले फिनोमेना से पास आउट होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग अब मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल्स को डिस्कस करना हो कि कैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। CCl2 है, ठीक है, उसमें से अगर सनलाइट पास हुई है तो जो Cl का 2 होगा वो उसका रेडिकल बन जाएगा। जो भी उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही उसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। वो फ्री रेडिकल्स बन के 2Cl और 2Cl बन के, यानी कि इसका क्या मतलब है Cl2 का कि हमारे पास 2Cl है, और वो जब सनलाइट से पास होंगे तो उसके ऊपर रेडिकल साइन आ जाएगा। जो आपने डॉट देख रहे हैं सिंबल के ऊपर, वो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडिकल को। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द CH4 की यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगी, यानी कि होमोलिटिक ब्रेकेज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि H जो है वो हमारे पास 3 एक साइड पे आ जाएंगे और H3C बन जाएगा, और उसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा क्योंकि उसने अपना एक H का जो एटम था वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, ब्रेकेज हो गई है, एक ब्रेकेज हुई और उसने अपना एक जो एटम था वो बाहर निकाल दिया और दोनों के ऊपर रेडिकल आ गया। ठीक है,
इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ H2O एंड CO2 इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। ठीक है, ये हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं फ्री रेडिकल्स को। आइंस और फ्री रेडिकल्स में डिफरेंस क्या होता है? हमने आइंस भी पढ़ लिए, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस, और फ्री रेडिकल्स भी पढ़ लिए। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? आइंस में क्या है कि दीज आर द एटम्स विच पेयर सम चार्ज। आइंस में ऑब्वियसली वो दे कैरी सम चार्ज, और फ्री रेडिकल्स में क्या होता है? दे आर जस्ट एटम्स एंड दे हैव ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम आइंस की बात करें, दे एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन और इन द क्रिस्टल लैटिस। या तो ये एक सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या तो क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, और फ्री रेडिकल्स में क्या होता है? ये एक दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशंस as well as in the air. They exist in the solution as well as in the air. उसमें तो सिर्फ क्रिस्टल लैटिस था, इसमें हमारे पास एयर भी इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर हम आइंस का फॉर्मूला देखें, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपको आइंस के लिए कोई भी प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं चाहिए होती, आप विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट भी अपने प्लस माइनस यानी कि लूजनिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अभी जब मैंने फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल आपके सामने डिस्कस की थी, उसमें क्या था? सनलाइट। वी नीड अ सनलाइट टू प्रोड्यूस अ रेडिकल। तो उसके लिए क्या है? दे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अ मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशंस ऑफ एटम्स, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। या आपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स को, और आपने ये भी बताया है कि जो सब्सटेंस है बेसिकली वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, एवरी मॉलिक्यूल और एवरी सब्सटेंस परफॉर्मिंग इट्स ऑन प्रॉपर्टीज़, बट दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ईच टाइप ऑफ एग्जाम्पल वन बाय वन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। These are the types of the molecules. So you have to must learn each type with example and definition. First of all, we are going to discuss the first type, which is the monoatomic molecule. Monoatomic molecule में क्या होता है कि एक molecule है वो which is consisting of only one atom. Mono means one, single. बेसिकली वो एक ही एटम से मिलके बना हुआ। और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं इनर्ट गैसेस आ जाती हैं, हीलियम आ जाती है, आयरन आ जाता है, नियॉन आ जाता है, आर्गन आ जाता है। और हर गैस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है इंडिपेंडेंटली लेकिन एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, दीज ऑर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट इन द एटॉमिक फॉर्म। और इसमें हमारे पास क्या होगा? ओनली वन एटम। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है डायोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है कि इफ़ अ मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू। तो इस मॉलिक्यूल जो हमें है वो टू एटम, इसमें हमारे पास टू एटम्स होंगे जिसको हम बोलेंगे डायोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। to learn all the definitions with example as it is. ठीक है, ट्राई मीन्स नेक्स्ट इज टाइप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन्स थ्री। तो इसमें क्या होगा कि थ्री एटम्स होंगे विच इज़ कंसिस्ट इन इट विच इज़ कॉल्ड द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएंगे यानी कि हर वो एलिमेंट जो थ्री एटम से मिलकर बना हो। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O। H के हमारे पास 2 हैं और O का 1, तो इट कंटेन्स 3। And if we discuss the second example, which is CO2, C means it contains 1 electron and oxygen contains 2 electrons. और इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है CO2 की। CO2 में भी C के पास 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के पास 2, then they will make collectively 3 atoms, which is called the triatomic. इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, जिस तरह हमने मोनो पढ़ा, मोनो में 1, डाई में 2 एंड ट्राई में 3, इसी तरह अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, तो हम उसको पॉलीएटॉमिक कहेंगे। पॉली मीन्स मैनी। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज। आप बहुत से और एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे C6H6 बेंजीन ले सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स जो हों वो आपने एलिमेंट या मॉलिक्यूल का नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा होंगे उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। अब नेक्स्ट है हमारे पास होमोएटॉमिक। होमो मीन्स सेम। अ मॉलिक्यूल containing the same type of atoms is called the homoatomic molecule. इसमें होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि अगर हाइड्रोजन है तो H2, सिर्फ एटम्स हैं हमारे पास, मोर देन 2, मोर देन 3, इनकी कोई लिमिटेड एटम्स की जो है वो क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं लेकिन सेम है। ओजोन O3 है
एटम्स तो 3 हैं, लेकिन 3 के 3 एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के ही हैं। सल्फ़र के 8 हैं, 8 एटम्स हैं, पर 88 किसके हैं? सल्फ़र के। फॉस्फोरस के कितने हैं? 4, तो सारे के सारे 4 एटम्स फॉस्फोरस के ही हैं। सेम एटम्स बट दे कैन मैनी इन नंबर्स। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसमें क्या होगा? व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास CO2, HO2 और NH3, ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। इसमें क्या होगा? डिफरेंट काइंड्स के होंगे, यानी कि कार्बन डिफरेंट है, ऑक्सीजन डिफरेंट है, और नंबर ऑफ एटम्स भी हैं। H2O में क्या है? H के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों डिफरेंट है। H डिफरेंट है, O डिफरेंट है। NH3 में H के 3 एटम्स हैं और N है। NH3 में N भी डिफरेंट है और H भी डिफरेंट है।